नमस्कार, स्वागत है आपका 18 न्यूज़ स्वदेश पर। आप देख रहे हैं मिड कैप शेयरों को लेकर हमारा खास शो मिड कैप मसाला और आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम। बाजार ने कल एक ब्रीदर लिया, कल थोड़ी सी गिरावट आई, लेकिन फिर से बुल्स वापसी करते हुए दिख रहे हैं बाजार में। और जो शुरुआती थोड़ी सी उथल पुथल थी बाजार, अब उसके आगे बढ़ के हम देख रहे हैं कि दिन की ऊंचाई पर कारोबार कर रहे हैं। निफ्टी के जो गेन्स हो गए वो हो गए हैं करीब करीब 110 अंकों के, और निफ्टी बैंक है करीब 250 अंक ऊपर। 57,000 के क्रूशियल लेवल को आज फिर से निफ्टी बैंक ने पार किया है। और हम देख रहे हैं कि मिड कैप और स्मॉल कैप थोड़े से पीछे हैं, क्योंकि स्मॉल कैप इंडेक्स में लगातार 5वें सत्र में गिरावट है, और मिड कैप की बात करें तो लगातार दूसरे दिन वहां पर भी दबाव है। इसी के चलते आप देखेंगे कि ब्रॉडर इंडेक्स थोड़े से आपको नरम दिखाई देंगे, क्योंकि 1189 शेयर तेजी वाले हैं, लेकिन इसके मुकाबले 1490 शेयर यानी करीब 300 शेयर ज्यादा आज गिरावट के साथ कारोबार करते हुए आपको दिखाई देंगे। आज ऑटो से फाइनेंशियल से थोड़ा थोड़ा बाजार को सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि टाटा मोटर, मारुति सुजुकी, बजाज ऑटो ये ऊपर है, और इसके अलावा श्रीराम फाइनेंस, जियो फाइनेंशियल जैसे शेयर भी बाजार को सपोर्ट करने का काम आज के सत्र में कर रहे हैं। लेकिन जो दिग्गज हैं उनका सपोर्ट आज मिसिंग दिख रहा है। रिलायंस में हल्के गेंस पर कारोबार हो रहे हैं। एचडीएफसी बैंक की बात करें, वहां पर भी जो गेंस हैं काफी ज्यादा वो लिमिटेड हैं। हालांकि ये शेयर चला हुआ था, लेकिन फिलहाल आप देखेंगे आधे % के आसपास की मजबूती पर 16 रुपए के आसपास कारोबार हो रहा है। रिलायंस भी आधे % ऊपर है, थोड़ी वापसी करने की कोशिश शेयर करता हुआ दिख रहा है। लेकिन मिड कैप के मेगा मूवर्स कौन से हैं, आज थीम क्या है, ये जरा समझ लेते हैं। 3 तस्वीरें लेकर आएंगे स्क्रीन पर, और उसके बाद अपने एक्सपर्ट्स को जोड़ेंगे और आपके लिए हम रणनीति बनाएंगे। जना स्मॉल फाइनेंस बैंक 7% टूटा है, और वजह यह है कि जून तिमाही में इसका मुनाफा जो है वो गिरा है, और उसके चलते इस पर हम देख रहे हैं प्रेशर। मुनाफा कितना गिरा है? 40%। और नेट एनपीए, ग्रॉस एनपीए में भी हमने बढ़ोतरी देखी है। कोलगेट की बात करें, नतीजे कमजोर हैं। कोलगेट का कोटक ने लक्ष्य घटाया है, शेयर 3.5% नीचे कारोबार कर रहा है। लेकिन बायोकॉन हम देख रहे हैं कि 400 रुपए के ऊपर जाने के बाद ये शेयर मजबूती दिखा रहा है, और इसका जो भाव फिलहाल तो आपको 395 रुपए के आसपास दिखेगा, लेकिन 400 रुपए के आसपास स्ट्रेंथ हम जरूर देख रहे हैं। 2% के आसपास की तेजी है, और तेजी की वजह यह है कि एक दवा इन्होंने लॉन्च की है, नेपेक्स2, ऑस्ट्रेलिया में ये लॉन्च हुआ है, और इसके चलते बायोकॉन में हम तेजी देख रहे हैं। तो ये है मिड कैप के पिक्चर। लेकिन चलिए आपके लिए इंडेक्स से रणनीति बनाते हैं, और आज हमारे साथ जुड़ गए हैं आपकी मदद करने के लिए हमारे मेहमान मोतीलाल ओसवाल की रुचि जैन। रुचि जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 न्यूज़ स्वदेश पर। चलिए, आज के सत्र में 3 घंटे बाकी हैं, तो शुरुआत कर लेते हैं इंडेक्स की रणनीति बनाने के साथ, और लेकर आएंगे निफ्टी का 3 घंटे का ट्रेड। रुचि जी, रिकवरी ठीक ठाक है लोअर लेवल से, और आज सुबह के सत्र में हमने भी यही कहा था कि गिरावट अगर आती है और अगर निफ्टी बैंक नीचे जाता है तो बाइंग करनी चाहिए, और लोगों को थोड़ा मतलब उसका बेनिफिट मिल रहा होगा। 25,200 का जो रेजिस्टेंस है उसके आसपास निफ्टी धीरे धीरे करके आ गया है, और निफ्टी बैंक में हम देख रहे हैं कि 250 पॉइंट की तेजी है। इंडेक्स में यहां से आपके हिसाब से कोई ट्रेड बन रहा है? निफ्टी में ट्रेड सुझाएंगे या फिर निफ्टी बैंक में? आपके रडार पर कौन सा इंडेक्स है? जी, वेरी गुड आफ्टरनून अभिषेक जी। वेल, मार्केट्स देखें तो पिछले कुछ दिनों में जो हमने कंसोलिडेशन देखा है, वो मोर एक टाइम वाइज करेक्टिव फेज ही है विद इन एन अप ट्रेंड। और क्योंकि 24,900, 25,000 काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल से निफ्टी के जो अब तक ब्रेक नहीं हुए, जहां पे 50 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आ रहा है। सिमिलरली जो 56,000 का सपोर्ट लेवल था निफ्टी बैंक इंडेक्स में, वो भी ब्रेक नहीं हुआ है। सो क्लियर इंडिकेशन है कि शायद जब तक ये अगर ये सपोर्ट लेवल्स ब्रेक नहीं होते, तो ये टाइम वाइज करेक्टिव फेज पूरा होने के बाद में हम मार्केट्स में एक अप ट्रेंड का रिजम्पशन फिर से होते हुए देख सकते हैं। और लीडरशिप फिलहाल तो हम देख रहे हैं कि बैंकिंग और एनबीएफसी स्पेस से ज्यादा बेहतर है कंपेयर टू अदर सेक्टर। तो अगर इंडेक्स में ट्रेड करना है तो बैंक निफ्टी इंडेक्स में खरीदारी कर सकते हैं। 56,750 इसके नीचे स्टॉप लॉस रखने चाहिए, जो लोअर टाइम फ्रेम चार्ट पे मूविंग एवरेज सपोर्ट है। और ऊपर ऑन द हायर साइड टाइम फ्रेम 57,350 के टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, 57,350 के टारगेट आप उम्मीद करके चल सकते हैं निफ्टी बैंक में। तो यहां से और अभी तेजी दिखाने के लिए निफ्टी बैंक तैयार है। 57,000 का जो लेवल है ना, बार बार उसको क्रॉस कर रहा है, और ये दिखा रहा है निफ्टी बैंक की स्ट्रेंथ है, उसको लेकर कोई दिक्कत नहीं है। और अच्छी चीज क्या है ना कि जो फ्रंटलाइनर, जो 2 बड़े स्टॉक्स हैं, आईसीआईसीआई बैंक, उसका नतीजा अच्छा है।
एचडीएफसी बैंक में हमने देखा कि बोनस इशू को लेकर अनाउंसमेंट हुआ, उसका सपोर्ट मिला। बाकी एसबीआई भी हम देख रहे हैं कि क्यूआईपी के बाद लगातार जोश में है। तो जो बड़े बैंक्स हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है, और मिड कैप साइज के जो बैंक्स हैं वहां पर भी आप सिलेक्टिव बाइंग कर सकते हैं। एसबीआई भी हम देख रहे हैं कि 0.25% के गेंस के साथ कारोबार कर रहा है। ये तो इंडेक्स के लिए आपका इंडेक्स को लेकर आपको व्यू हो गया। लेकिन रुचि जी जरा ये बता दीजिए कि अगर किसी को स्टॉक्स में बाइंग करनी हो तो आपके हिसाब से मिड डे में मौके कहां पर हैं? कोई मिड कैप शेयर चुना है आपने, या फिर लार्ज कैप्स भी आपके लिस्ट में हैं? ये दो स्टॉक्स है जहाँ पे नो मोमेंटम काफी स्ट्रांग नजर आ रहा है। सबसे पहले तो बायोकॉन, कि जहाँ पे अगर आप नो ये पूरा महीना देखे जुलाई मंथ, तो स्टॉक में रिसेंटली फर्स्ट हाफ में काफी अच्छा अपमूव आया था। लास्ट 3 दिन से हाई लेवल से पुल बैक मूव आया, बट लेकिन आप वॉल्यूम्स के साथ में प्राइस का एक्शन दिखेगे तो जो प्राइस अपमूव आ रहे हैं तो अच्छे वॉल्यूम्स के साथ हुए हैं। और जो भी ये छोटे मोटे करेक्शंस हमने पिछले 2-3 दिनों में देखे, कोई वॉल्यूम बेस्ड सेलिंग वहां पे नहीं है। तो ऐसे जब स्ट्रक्चर्स बनते हैं कि प्राइस अपमूव अच्छे वॉल्यूम्स होते हैं, करेक्शंस बिना वॉल्यूम्स के होते हैं, तो ऐसे स्टॉक्स में बाय एंड डिप्स की रणनीति रखनी चाहिए। और ये जो करेक्शंस आए हैं वो अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है। सो बायोकॉन में 384 के स्टॉप लॉस है, यहाँ पे नियर टर्म के लिए खरीदारी की सलाह है 413 के अराउंड के टारगेट्स के लिए। और दूसरा स्टॉक टाटा केमिकल, एक टेक्निकली काफी पॉजिटिव स्ट्रक्चर बना रहा है। लगभग 1.5 महीना कंसोलिडेशन फेज में रहा है ये स्टॉक के, जहाँ पे हमने देखा था कि 950 955 के आसपास जब भी आता था वो रेजिस्टेंस लेता था। अब कल की ट्रेडिंग सेशन में वहां पे ब्रेकआउट हमने देखा है, और कल और आज 2 दिन में अगर आप वॉल्यूम्स देखेंगे कंपेयर टू डेली एवरेज वॉल्यूम्स, तो लेफ्ट वॉल्यूम्स भी काफी अच्छे हैं। सो ये हमें लग रहा है कि क्योंकि जस्ट कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट हुआ है, तो यहाँ पे प्राइस वाइज डाउनसाइड काफी लिमिटेड लग रही है टाटा केमिकल में। तो 944 के स्टॉप लॉस से टाटा केमिकल में खरीदारी की सलाह है शॉर्ट टर्म के लिए। 1005 के अराउंड के टारगेट्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। टाटा केमिकल 963 रुपए का भाव फिलहाल है, 1005 के टारगेट दे रहे हैं रुचि जी। और हमने देखा एक पैटर्न सा बिल्ड हुआ है टाटा केमिकल में कि जब भी ये शेयर 1000 रुपए के ऊपर जाता है ना तो थोड़ा मजबूत रहती है। दूसरा जो शेयर चुना है रुचि जी ने वो है बायोकॉन का। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में एक ड्रग लॉन्च की है, और बायोकॉन के शेयर में हमने अच्छी स्ट्रेंथ देखी है। करीब 350 रुपए के नीचे का भाव था, वहां से चलते चलते 400 रुपए के ऊपर भी गया, नया 52 वीक हाई बनाया, और हम देख रहे हैं कि 400 रुपए के आसपास टिकने की कोशिश है। तो टाटा केमिकल और बायोकॉन ये दो शेयर हैं आज रुचि जी के रडार पर। लेकिन चलिए कुछ और शेयरों के बारे में व्यू लेते हैं जरा, और वो शेयर लेकर आइए जहां पर आज हम तेज एक्शन देख रहे हैं मिड कैप में। जरा चढ़ने वाले शेयरों की सूची आप लेकर आइए स्क्रीन पर। आज अगर आप देखेंगे तो डिक्सन टेक में बढ़िया मूव है, क्योंकि नतीजे इसके अच्छे आए थे। करीब 2.5% ऊपर ये शेयर कारोबार कर रहा है, और हर पैरामीटर पर, चाहे आप आय देखिए, मुनाफा देखिए, डिक्सन टेक ने बहुत बढ़िया ऑपरेशनल परफॉर्मेंस दी है। इसके अलावा मैक्स हेल्थ में भी अच्छी तेजी है। पेटीएम अगेन बढ़िया नंबर, पहली बार हमने देखा कि इसमें कोर प्रॉफिट आया है। और एल&टी फाइनेंस करीब 2% के आसपास के मूव्स के साथ कारोबार कर रहे हैं। तो ये कुछ मिड कैप के आज के गेनर्स हैं। इसमें से कोई शेयर आपको लगता है रुचि जी जहां पर मौजूदा स्तर से भी तेजी की जा सकती हो? मैक्स हेल्थ केयर में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छे फेवरेबल दिख रहा है। हमने रिसेंटली भी देखा था पिछले 1.5-2 महीने में जो भी करेक्शन आ रहे हैं, स्टॉक अपने 50 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास आता है और वहां से अपट्रेंड का रिजम्पशन होता है। सो लास्ट 8-10 दिन में मार्केट के साथ साथ ये स्टॉक में भी हायर लेवल से थोड़ा करेक्शन आया, और अब एक्जैक्टली इसके 50 डेमा के सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो 1200 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर वो इंटैक्ट रखता है तो हम फिर से यहाँ से एक पुल बैक मूव 1320 के आसपास तक, जो रीजन स्विंग लोस थे, स्विंग हाइस थे, उसके आसपास जाते हुए देख सकता है। तो 1200 के नीचे स्टॉप लॉस रख के इनमें से मैक्स हेल्थ केयर खरीदारी कर सकता है। 1310 के अराउंड के टारगेट्स एक्सपेक्ट करने चाहिए, जो पिछले स्विंग हाइज है। ठीक है, 1200 का स्टॉप लॉस होगा इसमें, और 1320 की टारगेट। थोड़े पोजिशनल बेसिस पर आपको इसको देखना पड़ेगा, और 2% ऊपर फिलहाल ये शेयर कारोबार कर रहा है। एक बार जरा गिरने वाले शेयरों को लेकर आइए, क्योंकि गिरने वाले शेयरों में ना आज आपको वो जो रियल एस्टेट वाले जो शेयर हैं वो ज्यादा दिखाई देंगे, क्योंकि आज तो चौतरफा बिकवाली होते हुए हम देख रहे हैं। ओबरॉय रियल्टी 3.5% नीचे फिलहाल कारोबार कर रहा है। प्रेस्टीज की बात करें, प्रेस्टीज में हम देख रहे हैं कि 2-2.25% के आसपास की गिरावट है। और इसके अलावा एम&एम फाइनेंशियल कमजोर है, करीब 2-2.25%, और एम्फेसिस में भी देख रहे हैं कि 1.5% के आसपास की गिरावट है। रियल एस्टेट में कोई शेयर आप बेचेंगे रुचि जी, या फिर कहीं कॉन्ट्रा बाइंग का मूड बन रहा है? क्या सलाह होगी आपकी? अभिषेक जी, फिलहाल तो आई थिंक वेट एंड वॉच मोड पे रहेगा ये पूरा रियल एस्टेट स्पेस। आज जो हमने निफ्टी रियल्टी इंडेक्स में करेक्शन देखा, इनफैक्ट आज ही नहीं,
पिछले कुछ दिनों में हाई लेवल से ऑलरेडी थोड़ा करेक्शन इंडेक्स में था और स्टॉक्स में भी हमने देखा है कि जो अप मूव्स है उसमें ब्रेकआउट्स अब तक आए नहीं है। सो आई थिंक शॉर्ट्स के अपॉर्चुनिटीज भी इतने ज्यादा लग नहीं रहे कि कोई बड़ा प्राइस वाइज करेक्शन रहेगा, बट मे बी है ना, टाइम वाइज करेक्शन स्टॉक्स में रह सकता है, तो रिलेटिव अंडर परफॉर्मर रह सकता है। तो खरीदारी की सलाह नहीं है, बट सामने शॉर्ट बनाने के लिए भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं है। सो मैं ये स्पेस से फिलहाल ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से दूर ही रहने की सलाह दूंगा। ठीक है, दूर रहिए। वैसे भी निफ्टी रियल एस्टेट इंडेक्स देखिए करीब 2.5% नीचे है, तो यहाँ से शॉर्ट करने में थोड़ा रिस्क है। और बाइंग इसलिए नहीं करनी है क्योंकि देखते हैं रिवर्सल एक बार आ जाए तो फिर मौके बनेंगे। फिलहाल इसको आप छोड़ दीजिए। लेकिन कहां पर मौका आपको छोड़ना बिल्कुल नहीं है, ये जानेंगे और लेकर आएंगे ऑप्शन का एक शानदार ट्रेड ऑप्शंस के चैंपियन सेगमेंट में। ऑप्शंस के चैंपियन के लिए हमारे साथ जुड़ गई हैं एंजल वन की स्नेहा सेठ। स्नेहा जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। आज बाजार में जो फ्लेवर है ना स्नेहा जी, वो है ऑटो का। ऑटो चल रहे हैं, कंजम्पशन और रियल एस्टेट वहां पर हम देख रहे हैं पेन थोड़ा सा। बताइए आप किस साइड पर हैं और कौन सा ट्रेड आपके लिस्ट में है? ओवरऑल देखा जाता है मार्केट में काफी अच्छी रिबाउंड आई है और कुछ स्टॉक जो कंसोलिडेशन से बाहर निकल रहे हैं, वैसे काउंटर्स पे मेरा फोकस रहेगा। एक्साइड इंडस्ट्रीज है, मैं काफी दिनों से देख रही हूँ ये काउंटर। पिछले ये चौथा दिन है जहाँ पे इसमें अपसाइड की मोमेंटम एक्सटेंड हो रही है। आज हालांकि हायर लेवल्स पे थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आई है, बट 292 का जो 392 के आसपास जो सपोर्ट था वो इसको रिस्पेक्ट कर रहा है और ये डिप इसे यूज करना है कि आप फ्रेश लॉन्ग ले। तो आई वुड सजेस्ट कि यहाँ पे ऑप्शंस के थ्रू आप ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट जब भी आता है तो एक अच्छा मोमेंटम बेस्ड वाला बाइंग आता है। तो आई वुड सजेस्ट कि यहाँ पे 395 की जो कॉल ऑप्शन है वो बाय करें। अराउंड 5 रुपीज इसे बाय करना है। स्टॉप लॉस 2.75 का लगाना है। टारगेट 9 का रहेगा एज पर टारगेट स्टॉप लॉस। मैक्सिमम रिस्क इन्वॉल्व है, दैट इज अराउंड 4000 और प्रॉफिट पोटेंशियल 7000 का रहेगा। एक्साइट वैसे आपको थोड़ा कमजोर दिखेगा ये। कौन सी वाली 395 वाली आपने कॉल खरीदने की सलाह दी है स्नेहा जी? 395 वाली? यस, ठीक है, 395। ठीक है, एक जीरो एक्स्ट्रा लग गया, उसको हटा दीजिए। 395 वाली कॉल खरीदनी है, 5 रुपए के भाव पर ये मिल जाएगी। लक्ष्य होगा 9 रुपए का, स्टॉप लॉस होगा 2.25 रुपए का। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी ठीक ठाक है। अधिकतम जो मुनाफा बन सकता है इस ट्रेड में वो होगा 7,000 रुपये प्रति लॉट, और अधिकतम नुकसान की जो आशंका है वो है 4,000 रुपये का। तो स्टॉप लॉस वगैरह आप फॉलो करके अपना इसमें आप ट्रेड कीजिएगा। एक्साइट को लेकर ये व्यू है, हालांकि शेयर थोड़ा सा नरम आपको दिखाई देगा। स्नेहा जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और ये बेहतरीन सौदा हमारे दर्शकों को बताने के लिए। रुचि जी, एक काम करते हैं, ऑटो में जरा आपसे पूछते हैं कि आपके हिसाब से बेहतर मौके कहाँ पर हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि टाटा मोटर ऊपर है, हालांकि अभी भी 700 रुपये के नीचे ये शेयर है। मारुति सुजुकी काफ़ी ज़्यादा हाल फिलहाल वोलेटाइल रहा है। आज लगातार दूसरे सत्र में तेजी तो है, लेकिन उसके पहले 3 दिन गिरा भी था, ये ध्यान रखना चाहिए। बजाज ऑटो में 1% के आसपास के मूव्स हैं। एक आपके हिसाब से कोई सौदा बन रहा है, क्या चुनेंगे आप? अभिषेक जी, अगर निफ्टी ऑटो इंडेक्स देखे तो नवंबर महीने से ही जब भी निफ्टी ऑटो इंडेक्स 24,200 के आसपास आता है तो वहां पे ये इंडेक्स ने रेजिस्टेंस लिया है। आई थिंक 4 से 5 अटेम्प्ट हो गए हैं 24,200 को ब्रेकआउट करने के लिए, बट लेकिन वो अब तक नवंबर से 24,200 के ऊपर निकला नहीं है। तो अच्छी बात ये कि लास्ट 4-5 दिन से एकदम रेंज बाउंड है और वो ब्रेकआउट के वर्ज पर है। तो मैं थोड़ा सा प्रीएम्प्ट करने की जगह वेट करूंगा निफ्टी ऑटो इंडेक्स में 24,200 के लेवल्स के ब्रेकआउट के। इनकेस वो इंडेक्स में 24,200 के लेवल ब्रेकआउट आ जाते हैं तो फिर हम एक अच्छी मोमेंटम ऑटो स्पेस में एक्सपेक्ट करेंगे। और जो रिसेंट कंसोलिडेशन में आउट परफॉर्मर रहे हैं, जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा हो गया, हीरो मोटोकॉर्प ने नीचे से एक अच्छा बेस बनाते हुए हमने ये स्टॉक में देखा है। मारुति भी एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट के वर्ज पर है। सो आई थिंक ये सब जो लीडर्स है वो लीडर्स में खरीदारी बाद में आ सकती है और हम एक अच्छे मूव दे सकते हैं। पर जैसे मैंने कहा कि मैं जस्ट एक प्रीएम्प्ट करने से बेटर है कि 24,200 ज्यादा दूर नहीं है। इंडेक्स फ्रंट पे 24,000 के इंडेक्स पे जब 200 पॉइंट है, एक बार उसके ऊपर ब्रेकआउट आता है फिर उसमें खरीदारी की सलाह रहेगी।
ठीक है, ये ऑटो को लेकर व्यू है, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि कंजम्पशन वाला जो शेयर्स है ना थोड़े से कमज़ोर हैं। टाटा कंज्यूमर आपको कमज़ोर दिखेगा। इसके अलावा आप देखिए दिग्गजों में आईटीसी में नरमी है, एशियन पेंट्स नीचे है, एचयूएल कमज़ोर है और टाटा कंज्यूमर तो निफ्टी का सबसे ज़्यादा गिरने वाला शेयर है। लेकिन अगर हम वायदा की बात करें तो जो सबसे ज़्यादा गिरावट झेल रहा है शेयर वो है कोलगेट का, यानी कि कोलगेट पामोलिव, कोलपाल। आज गिरावट ज़्यादा है और शेयर है करीब करीब 4% नीचे। ये गिरावट क्यों है और ब्रोकरेजेस क्या कह रहे हैं कोलगेट के भविष्य को लेकर, जरा ये समझते हैं। हमारी सहयोगी स्नेही हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्नेही बताइए क्या रीजन है, कोलगेट आज क्यों टूट रहा है और आगे को लेकर क्या तस्वीर है इसकी? जी हाँ, बिल्कुल। अगर आज की ट्रेडिंग सेशन में कोलगेट का स्टॉक देखें तो काफ़ी दबाव में दिख रहा है हमें ये स्टॉक और इसके नतीजे क्वार्टर वन के नतीजे कल मार्केट आज में आ चुके थे, पर ये स्टॉक आज प्रेशर में है क्योंकि ब्रोकरेज इसका रिएक्शन काफ़ी नेगेटिव रहा है। हम पहले आपको याद दिला दें कि नंबर्स कैसे थे। हमारी उम्मीद से सब कुछ बिलो था। रेवेन्यू, पैट, एबिटा मार्जिन सब में हमें कट देखने को मिला है। मैनेजमेंट ने ये एक्नॉलेज किया है और एक्सेप्ट किया है कि डिमांड कंडीशन जो है अर्बन सिनेरियो में वो अभी भी दबाव में है और कंपटीशन बढ़ रहा है उनके क्षेत्र में। मैनेजमेंट ने वॉल्यूम ग्रोथ का कोई आंकड़ा नहीं दिया है, बट ब्रोकरेजेस ये उम्मीद करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि वॉल्यूम का डी ग्रोथ हुआ है 1.5 या 2.5% के बीच में, तो ये एक नेगेटिव फैक्टर है कोलगेट के लिए। इसके दम पर भी आज स्टॉक दबाव में है। आइए देखते हैं इंडिविजुअल ब्रोकरेज कॉल्स, जहाँ पे सारे ब्रोकरेजेस ने अपना स्टांस मेंटेन किया है बट टारगेट प्राइस कट किया है। कोटक सिक्योरिटीज़ ने अपना टारगेट प्राइस कट कर दिया है 2535 से 2360। सीएलएसए ने भी अपना होल्ड रेटिंग बरकरार किया है बट टारगेट प्राइस कट किया है। इन्वेस्टेक, गोल्डमैन सैक्स दोनों ने सेल रेटिंग बरकरार रखा है बट टारगेट प्राइस काफ़ी हद तक कट कर दिया है। और जेपी मॉर्गन और जेफरीज के बारे में बात करें तो पॉजिटिव स्टांस मेंटेन है, ओवरवेट और बाय रेटिंग मेंटेन है, पर काफ़ी बड़ा कट आ रहा है जेफरीज के द्वारा। 3000 रुपीज़ से अब 2700 रुपीज़ पर शेयर का कट आ रहा है और सिटी और नोमुरा अपना सेल और रिड्यूस रेटिंग बरकरार रखते हुए नोमुरा ने भी काफ़ी हद तक प्राइस कट किया है 2650 से 2350 रुपीज़ पर शेयर। तो इन सारे कारण की वजह से आज कोलगेट का स्टॉक दबाव में है। ठीक है स्नेही, बहुत शुक्रिया। नतीजों के पहले भी हमने देखा था कि कोलगेट थोड़ा प्रेशर दिखा तो रहा था, लेकिन जो ही नतीजे आए और आज इसमें फॉल काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है और अब ये शेयर जो है वो है दिन की निचले स्तर पर 4% के आसपास की गिरावट कोलगेट में हम देख रहे हैं और बहुत सारे ब्रोकरेजेस ने इस पर सेल की रेटिंग भी दी है। गोल्डमैन उसमें है, सिटी उसमें है कोलगेट को लेकर। तो नतीजे कमज़ोर और उसके चलते हो रही है शेयर की पिटाई। कोलगेट को लेकर रुचि जी आपका व्यू क्या है, क्योंकि हमने देखा है कि इस साल में या फिर पिछले साल भर में भी देखेंगे ना तो पैसे बना के कोलगेट ने दिए नहीं है। वैल्यूएशन थोड़े से एक्सपेंसिव थे, कंजम्पशन को लेकर स्लो डाउन था, स्पेशली जो अर्बन कंजम्पशन था और उसके चलते नतीजों पर भी असर आते हुए हमने देखा है। कोलगेट और गिरेगा यहां से? जी, ट्रेंड तो स्टॉक का क्लियरली नेगेटिव है। ऐसे मार्केट में हमने देख रहे हैं कि स्टॉक में कोई भी पुल बैक मूव हाई लेवल्स पे सस्टेन नहीं कर रहा है और इनफैक्ट स्टॉक अपने 52 वीक हाई के या 52 वीक लो के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो क्लियर इंडिकेशन है कि जो अंडर परफॉर्मेंस हमने एफएमसीजी स्पेस में कोलगेट पे या कोलगेट पामोलिव में देखी है वो और आगे कंटिन्यू रह सकती है। मेजर सपोर्ट स्टॉक में 2240 2220 की रेंज में एक है, तो वहां पे आता है तो फिर से रिव्यू करें, बट एज ऑफ नाउ तो लग रहा है कि स्टॉक अपना अंडर परफॉर्मेंस और कंटिन्यू कर सकते हैं। आप भी निकलने की सलाह देंगे रुचि जी, किसी के पास है तो? जी, आई थिंक है तो भी निकल जाना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि लग नहीं रहा है कि ऐसे मार्केट में स्टॉक में कुछ इतना परफॉर्मेंस आने वाला है। ठीक है, अगर आपके पास है तो आप निकलने के बारे में विचार कर सकते हैं कोलगेट से, क्योंकि लगातार गिरावट हो रही है और अगर आप साल भर में देखेंगे ना तो करीब 27% ये शेयर टूट गया है और इस साल में भी कोई मतलब ट्रेंड रिवर्सल हो नहीं रहा है। 16-17% नेट आपको ईयर टू डेट ये शेयर नीचे दिखाई देगा कोलगेट का। तो एक मल्टीनेशनल है, एफएमसीजी दिग्गज है, लेकिन नतीजे भी कमजोर और हम देख रहे हैं कि शेयर का जो प्रदर्शन है वो भी कमजोरी की तरफ ही इशारा करता हुआ दिख रहा है। कुछ और शेयरों पर जरा नजर डालते हैं। एक बार ना आप देख, ऑयल एंड गैस में थोड़ी थोड़ी बाइंग है, ऑयल एंड गैस में या फिर रिफाइनिंग वाले स्टॉक्स में। कैस्ट्रॉल पर एक व्यू चाहिए रुचि जी आपसे। कैस्ट्रॉल हम देख रहे हैं कि 220-230 वाली रेंज में ही लगातार घूम रहा है। अच्छी खबरें आती हैं, थोड़ा शेयर चढ़ता है फिर ठंडा हो जाता है। करें क्या कैस्ट्रॉल में? आई थिंक थोड़ा अगर मिड टर्म के पर्सपेक्टिव से देखें तो स्टॉक में अभी भी खरीदारी कर सकते हैं। यहाँ पे
जो हमने स्ट्रक्चर बनते हुए देखा है, रिसेंटली ब्रेकआउट आया है, ब्रेकआउट के बाद कंसोलिडेशन हुआ है, बट कोई भी वॉल्यूम बेस्ड सेलिंग वहाँ पे नहीं हो रही है। बट हाई बीटा नेम नहीं है, थोड़ा हम नो जानते हैं कि स्लो मूविंग स्टॉक है, सो बेटर है कि थोड़ा अगर पोजिशनल व्यू रखे नेक्स्ट 2 से 3 महीनों का, तो स्टॉक आपको हाई लेवल्स पे 245 के आसपास 245 240 की रेंज तक जाते हुए देख सकता है। तो खरीदारी करने की सलाह रहेगी कैस्ट्रॉल में 215 के नीचे स्टॉप लॉस रखे 240 की से 45 की रेंज के टारगेट के लिए, बट ये मोर थोड़ा पोजिशनल नो बेसिस पे होल्ड करने की सलाह है। ठीक है, कैस्ट्रॉल को लेकर ये व्यू। एक महीने में करीब 8 से 9% के आसपास की तेजी शेयर ने दिखाई है और 200 रुपए के ऊपर निकलने के बाद हमने थोड़ी स्ट्रेंथ को बढ़ते हुए देखी है कैस्ट्रॉल के शेयर में। चलिए इसी के साथ ये शो के यहाँ पर समाप्त करेंगे, लेकिन निफ्टी बैंक थोड़ा सा आगे और बढ़ गया और अब जो तेजी है वो है करीब 350 अंकों की, 57,000 रुपए के ऊपर जाकर अब टिकने की कोशिशें, आधे % मजबूत दोनों के दोनों इंडेक्स आपको दिखेंगे। निफ्टी ने लगा ली है सेंचुरी, 25,150 के ऊपर है। लेकिन अगले शो में आपकी हम मुलाकात कराएंगे एक दिग्गज इंडस्ट्री लीडर से, और अगला शो लेकर, कॉर्पोरेट कनेक्शन लेकर हमारी सहयोगी कविता हमारे साथ जुड़ गई हैं। कविता,